प्रिय विद्यार्थियों, आज हम स्पेक्ट्रोस्कोपी का अध्ययन करेंगे। एक नई टेक्निक है आणविक संरचना ज्ञात करने के लिए, इसलिए हम आज स्पेक्ट्रोस्कोपी के को इंट्रोडक्शन है, जो परिचय है स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है, इसके बारे में बताएंगे आपको। पहले आपने देखा जब स्पेक्ट्रोस्कोपी का आविष्कार नहीं हुआ था, उस समय पदार्थों की आणविक संरचना, यौगिकों की संरचना ज्ञात करने के लिए अनेक एनालिटिकल और भौतिक विधियां प्रचलित थी, जैसे सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी आदि आदि, अपवर्तन विधि, डायपोल मोमेंट विधि। इन सब विधियों की सहायता से हम पदार्थ की आणविक संरचना के बारे में पता लगाते थे। पदार्थ में बंधन कैसा है, बॉन्ड कैसा है, ज्यामिति कैसी है, उसका आकार कैसा था। इन सब बातों का इकट्ठा करके हम पदार्थ की आणविक संरचना, यौगिक की संरचना के बारे में पता लगा देते। लेकिन अब एक नई टेक्निक आई, आधुनिक टेक्निक, जो स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी वैसे तो कई प्रकार की होती है, लेकिन इस बात पर आधारित होती है, अब जो पदार्थ लिया आपने उस पर जो रेडिएशन डालें, मान लीजिए ये पदार्थ है, इस पर हम रेडिएशन डालेंगे, विद्युत चुंबकीय रेडिएशन, जो हम आपको आगे पढ़ना है। पदार्थ और विद्युत चुंबकीय रेडिएशन के मध्य किस प्रकार की इंटरेक्शन होता है, अंतःक्रिया होती है, उस आधार पर हम उस पदार्थ की आणविक संरचना के बारे में पता लगा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी केमिस्ट्री की वह शाखा है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विद्युत चुंबकीय विकिरण और पदार्थ के मध्य अंतःक्रिया का अध्ययन किया जाता है। सभी प्रकार की टेक्नोलॉजी में, सभी प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी, इन दोनों के मध्य क्या इस प्रकार की अंतःक्रिया होती है, और ये विधि, स्पेक्ट्रोस्कोपी विधि का हमें फायदे क्या है। बच्चों, स्पेक्ट्रोस्कोपी विधि एक तो अच्छे परिणाम देती है, अच्छे रिजल्ट आते हैं, शीघ्र रिजल्ट आते हैं, और इसमें पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा 1-2 ग्राम की आवश्यकता होती है। पहले क्या था, काफी पदार्थ वेस्टेज चला जाता था और कई दिनों तक पदार्थ की आणविक संरचना ज्ञात नहीं हो पाती थी प्राचीन विधियों में। लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोपी में तो पदार्थ का जैसे आप सैंपल डालें, रखेंगे और रेडिएशन पास करेंगे तो आपको पदार्थ का स्पेक्ट्रम प्राप्त हो जाएगा। स्पेक्ट्रम के से एनालिसिस करके हम पदार्थ के आणविक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। इसलिए इसके ये लाभ है, अब ये श्रेष्ठ विधि इसलिए है, अब इसके परिणाम जल्दी आते हैं, सही आते हैं, ज्यादा श्रम की आवश्यकता नहीं है, और पदार्थ बहुत कम मात्रा काम में आती। तो हम ये कह सकते हैं, अब जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है एक प्रकार का कैमरा है। कैमरा किस तरह से, स्पेक्ट्रोस्कोप में क्या होता है, ये पदार्थ है, ये रेडिएशन प्रवाहित किए, यहां हमें पदार्थ का स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है, और इस हम स्पेक्ट्रा का एनालिसिस करके उस पदार्थ के बारे में, इस पदार्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कितनी पीक आई है, कितने हाइड्रोजन है, कितने कार्बन है। तो ये एक प्रकार की फोटो हो गई है। हम कह सकते हैं ये एक प्रकार से कैमरा है। जिस प्रकार से हम कैमरे से किसी की फोटो खींचते हैं तो हम बताते हैं, और ये फोटो देखकर हम विश्लेषण करते हैं कि ये रामलाल है या श्यामलाल है। उसी प्रकार से पदार्थ का जब स्पेक्ट्रा लेते हैं तो स्पेक्ट्रा का विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं, और हम बता देते हैं कि पदार्थ में कितने हाइड्रोजन है, कितने नाइट्रोजन है, कितने डबल बॉन्ड है, कितने सिंगल बॉन्ड है, और पदार्थ की जानकारी मिल जाती है। तो मैं तो अपनी ये भाषा में कहूंगा, ये एक प्रकार का कैमरा है।
ये टेक्निक हम बता चुके कई प्रकार की होती है। जिस प्रकार के रेडिएशन आप काम में लेते हैं, तरंग दैर्घ्य काम में लेते हैं, किस तरंग दैर्घ्य के रेडिएशन काम में लेते हैं, उसी के अनुसार स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। मान लीजिए आपने अल्ट्रावायलेट और विजिबल रेडिएशन काम में लिए, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या कहलाएगी? अल्ट्रावायलेट और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाएगी। और जिस उपकरण से आप पदार्थ का स्पेक्ट्रा लेते हैं, उसको हम स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। ये इस स्पेक्ट्रोमीटर में आप किस प्रकार के रेडिएशन काम में लेते हैं, किस तरंग दैर्घ्य के रेडिएशन काम में लेते हैं। मान लीजिए स्पेक्ट्रोमीटर एक उपकरण है, इसमें आपने अल्ट्रावायलेट विजिबल रेडिएशन काम में लिए, तो वो अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाएगी। यदि आपने आईआर रेडिएशन काम में लिए, इंफ्रारेड, तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाएगी। तो हम कह सकते हैं आप स्पेक्ट्रोमीटर में किस प्रकार के रेडिएशन काम में लेते हैं, उसी के अनुरूप स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। किस तरंग दैर्घ्य के रेडिएशन काम में लेते हैं, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी कई प्रकार की होती है। बच्चों, हम यहां कुछ बता रहे हैं आपको कौन कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी है। देखिए, हिंदी में बताता हूं मैं पहले। पराबैंगनी और दृश्य स्पेक्ट्रोस्कोपी। अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्योंकि हमने स्पेक्ट्रोमीटर में कौन से रेडिएशन काम में लिए? अल्ट्रावायलेट विजिबल, तो अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो इसी प्रकार से अन्य स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। आप किस प्रकार का रेडिएशन काम लेते हैं, किस तरंग दैर्घ्य के रेडिएशन काम में लेते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, हम जब किसी पदार्थ पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डालते हैं, तो हम बता चुके एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो थोड़ा सा ये ज्ञान होना चाहिए आपको, स्पेक्ट्रम होता क्या है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, अब हम थोड़ा सा स्पेक्ट्रम के बारे में बात करें। स्पेक्ट्रम होता क्या है। जब हम श्वेत प्रकाश से व्हाइट लाइट कहते हैं हम इसको, या जो अपना दृश्य प्रकाश है, ये व्हाइट लाइट कहलाती है। जब हम श्वेत प्रकाश को कांच के कोई पतले प्रिज्म में से गुजारते हैं, इसमें से मान लीजिए श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं, लाइट गुजारते, ये प्रिज्म है, तो हमें 7 रंगों का एक समूह दिखाई देता है। 7 रंगों का एक समूह दिखाई देता है। हम पूरे प्रक्रिया को क्या करते हैं,
डिस्पर्जन कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जो ये 7 रंग जो हमें यहां दिखाई देंगे वो अलग अलग तरंग दैर्घ्य में व्यवस्थित रहते हैं। मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं डिफरेंट कलर में। इस प्रकार से ये 7 रंगों में भिन्न भिन्न तरंग दैर्घ्य के क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। इसे ही हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये जो पूरे के पूरे रेडिएशन का उत्सर्जित रेडिएशन का जो समूह आपको ये दिखाई दे रहा है, जिसमें हम 7 रंग दिखाई दे रहे हैं, ये 7 रंग की एक पट्टी का दिखाई देती, यही पट्टी का स्पेक्ट्रम कहलाती। तो इसी प्रकार से स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें किसी पदार्थ का स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है और स्पेक्ट्रा का अध्ययन करके हम उस पदार्थ की आणविक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। लेकिन हम यहाँ एक और बताते हैं जनरल नॉलेज के लिए, जो ये कांच का जो प्रिज्म है, ये अपने विशेष आकार के कारण ही वर्ण विक्षेपण करता है, डिस्पर्जन करता है, तभी 7 रंग दिखाई देता है। यदि हम कांच का जो ये प्रिज्म लिया है, इसका विशेष आकार न होकर यह आयतकार हो, तो ये वर्ण विक्षेपण प्रक्रिया को नहीं दर्शाएगा, डिस्पर्सन नहीं करेगा लाइट का। ये जनरल नॉलेज की बातें हैं आपको। अब बात आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होते हैं। विद्युत चुंबकीय विकिरण जो हम बता रहे हैं, एक पदार्थ पर हम क्या डालते हैं, विद्युत चुंबकीय डालते हैं। ये मान लीजिए पदार्थ है, इस पर हम विद्युत चुंबकीय रेडिएशन डालते हैं, तो ये पदार्थ क्या करेगा, ये लाइट का अवशोषण करेगा, कुछ को उत्सर्जित करेगा, कोई ट्रांसमिटेड होने देगा, तो हमें यहां इसका पदार्थ का स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। अब बात आती है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा आपको डिस्कस करना चाहते हैं। वैसे तो आप छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होते हैं। बच्चों, जो भी प्रकाश है, हर तरह का दृश्य और अदृश्य जो हमें दिखाई दे रहा है, ये तो विजुअल लाइट, दृश्य प्रकाश। लेकिन जो हमें दिखाई नहीं दे रहा ब्रह्मांड में, उसको अदृश्य प्रकाश कहेंगे, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। और जो हमें दिखाई दे रहा है, हमारे सामने सूरज की ये लाइट जल रही है, सारे की सारी, ये सब दृश्य प्रकाश है। तो चाहे दृश्य प्रकाश हो चाहे अदृश्य प्रकाश, उनके जो रेडिएशन होते हैं वो विद्युत चुंबकीय रेडिएशन कहलाते हैं। विद्युत चुंबकीय विकिरण कहलाते हैं। दृश्य प्रकाश देख लीजिए, बल्ब में से जो आपको प्रकाश दिखाई दे रहा है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सबसे सिंपल उदाहरण है। जो सूरज किरण आ रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। अब बात आती है, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक दोनों कंपोनेंट क्यों शामिल करते हैं, हम विद्युत चुंबकीय विकिरण क्यों कहते हैं। ध्यान दीजिए, मैक्सवेल की बातें करते हैं, वहां से स्टार्ट करते हैं। तो मैक्सवेल ने ये सुझाव दिया, बताया, अब जिस प्रकार से एक ओसिलेटर दोलन करता है और विकिरण निकलते हैं, उसमें दोनों ही घटक होते हैं। उस विकिरण में जो ओसिलेटर इधर उधर पेंडुलम की तरह घूमता है, तो उसमें रेडिएशन निकलते हैं। और ये रेडिएशन में दोनों कंपोनेंट होते हैं, विद्युत घटक भी होता है और चुंबकीय घटक होते हैं। उसी प्रकार से रेडिएशन पदार्थ का जो आवेशित कण है उसमें निकलता है।
पदार्थ के आवेशित कण में भी, या कोई भी आवेशित कण, मैं पदार्थ की बात नहीं करूंगा, या हर प्रकार के आवेशित कण में भी उसी प्रकार की रेडिएशन निकलते हैं, जिसमें दोनों ही घटक होते हैं, विद्युत और चुंबकीय। अब प्रकाश जो निकल रहा है, ये प्रकाश रेडिएशन है। ये रेडिएशन विद्युत चुंबकीय रेडिएशन है, क्योंकि इसमें उसी प्रकार से गति होती है जिस प्रकार से एक ऑसिलेटर में रेडिएशन निकलते हैं। इसलिए इसमें दोनों घटक होंगे, विद्युत घटक भी और चुंबकीय घटक भी। अब ध्यान दीजिए किस प्रकार से ये रेडिएशन आगे मूवमेंट करते हैं। मान लीजिए ये प्रकाश की गति इस साइड में, इस साइड में हो रही। अब ये प्रकाश रेडिएशन के रूप में, तरंग के रूप में है, प्रकाश तरंग के रूप में गमन करता है। तो इसमें दोनों कंपोनेंट है, विद्युत घटक भी है और चुंबकीय घटक है। तो हम इसको दर्शा करते हैं विद्युत घटक, और ये चुंबकीय घटक। दोनों कंपोनेंट होने के कारण, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट होने के कारण से हम रेडिएशन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। अब बात बिल्कुल आपकी समझ में आ गई, इन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्यों कहा जाता है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, मतलब दृश्य प्रकाश, अदृश्य प्रकाश के रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहलाते हैं, क्योंकि इसमें दोनों घटक होते हैं, चुंबकीय और विद्युत। इन रेडिएशन की जो गति होती है वो बराबर होती, समान होती। कितनी होती बच्चों? गति इनकी 2.99 गुणा 10 की पावर 10 सेमी प्रति सेकंड। सभी प्रकार की रेडिएशन की, दृश्य प्रकाश, अदृश्य प्रकाश अर्थात विद्युत चुंबकीय रेडिएशन की जो गति है वो सबकी समान होगी, और 2.99 गुणा 10 की पावर 10 सेमी प्रति सेकंड के से ये गति करते हैं, गमन करते हैं। दूसरी बात जो हम इनके बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में जो कॉमन बता रहे हैं आपको, आज जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं उनकी ऊर्जा उनकी आवर्ती के समानुपाती होती है, ई समानुपाती नहीं होती। और जो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेवलेंथ होता है, तरंग दैर्घ्य होता है, वो ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आवर्ती इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की ऊर्जा के समानुपाती, लेकिन यहां उस रेडिएशन का तरंग दैर्घ्य उसकी ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात उच्च ऊर्जा के रेडिएशन का तरंग दैर्घ्य कम होता है। इसको इस प्रकार से निकाल सकते हैं आराम से, ई समानुपाती एच न्यू, एच बराबर एच न्यू प्लैंक कांस्टेंट, और न्यू बराबर क्या होता है बच्चों? एच सी अपॉन लैम्बडा, और ई इनवर्सल प्रोपोर्शनल अपॉन लैम्बडा। तो इस प्रकार से जिस रेडिएशन की ऊर्जा उच्च होगी उसका तरंग दैर्घ्य कम होगा। तो हमने आपको यहां स्पष्ट बता दिया है स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, कौन कौन से स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। यहां आपके सिलेबस में हम आपको अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाएंगे। अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब है अब पदार्थ पर रेडिएशन डाले जाते हैं, पदार्थ रेडिएशन का अवशोषण करता है। दूसरी एक प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसको हम उत्सर्जन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं,
ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा बताना जरूरी है। अब उत्सर्जन स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो पदार्थ होता है वो पहले उच्च ऊर्जा में रहता है, उसकी ऊर्जा उच्च होती है, वो रेडिएशन को उत्सर्जित करता है, जिससे जो स्पेक्ट्रम बनता है वो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहलाएगा। यहां पदार्थ पर रेडिएशन डाले जाते हैं, पदार्थ रेडिएशन का अवशोषण करता है और स्पेक्ट्रम बनता है, उसको हम अवशोषण स्पेक्ट्रम कहलाते हैं। लेकिन उत्सर्जन स्पेक्ट्रोस्कोपी में जैसे बल्ब है, बल्ब में रेडिएशन निकलते हैं, निकल रहे हैं, और जो इसका जो स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा हमें उत्सर्जन स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम आगे आपको विस्तृत बताएंगे। हम आपको इस पूरे स्पेक्ट्रोस्कोपी में अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाने जा रहे हैं। मैं प्रोफेसर रामानंद यादव, गवर्नमेंट आरआर कॉलेज अलवर। कृपया मेरे YouTube चैनल पर जाकर मेरे लेक्चर को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।